तो कहानी की शुरुआत में हम एक चोर को एक रस्सी के जरिए बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखते हैं। ये बिल्डिंग ज्वेलर्स की है, जहाँ पर दुनिया का सबसे महंगा तरीन ताज बना कर रखा गया है। डायबोलिक यानी उस चोर को वो ताज ही चुराना था। वो विंडो से बिल्डिंग के अंदर देखता है, वहाँ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था, बाकी सब टाइम वेस्ट कर रहे थे और ऐसे उसका काम आसान हो गया था। बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बिना वक्त जाया किए डायबोलिक तिजोरी का दरवाजा खोलता है और दरवाजा खुलते ही यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, जिससे बाकी सभी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए। ये लोग जल्दी से तिजोरी के पास जाकर तिजोरी का दरवाजा खोल के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिजोरी का दरवाजा खुल ही नहीं पा रहा क्योंकि डायबोलिक ने अंदर की तरफ से उसे सील कर दिया है। ये लोग बम से इस दरवाजे को उड़ाने का फैसला करते हैं और जब तक ये तिजोरी खोलने में कामयाब हुए तब तक डायबोलिक अपना काम कर चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर पर उड़ते हुए यहाँ से भाग चुका था। वो अपने पैराग्लाइडर को थोड़ी ही देर में एक कार के ऊपर लैंड करवाता है, जो कार उसकी पार्टनर ईवा ड्राइव कर रही थी, और ये दोनों उस कीमती ताज को लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। सीन कट होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि डायबोलिक ने जिस ज्वेलर कंपनी का ताज चुराया था, उसी कंपनी ने अपनी ज्वेलरी की लॉन्च पार्टी रखी थी, जहाँ 5 सुपर मॉडल्स उनकी कंपनी के सबसे महंगी ज्वेलरी पहनकर डांस परफॉर्म करती हैं। ये ज्वेलरी इतनी खूबसूरत थी कि सभी इसे लेने के लिए बेताब हो गए। इस पार्टी में सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई थी क्योंकि पहले भी डायबोलिक एक कीमती ताज चुरा चुका था। उन्हें डर था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। ये सुपर मॉडल्स जैसे ही अपनी डांस परफॉर्मेंस खत्म करती हैं, एकदम से यहाँ पे लाइट चली जाती है। लाइट के बंद होते ही सिक्योरिटी इश्यूज के चलते एक पुलिस ऑफिसर इन सभी सुपर मॉडल्स को एक सेफ रूम में ले जाता है। इस रूम में जाते ही सिक्योरिटी गार्ड रूम का शटर बंद कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि असल में ये कोई रूम नहीं था, बल्कि ये तो एक कंटेनर था जो इन मॉडल्स को उठाकर यहाँ से ले गया। और जिस ऑफिसर ने ये काम किया था वो भी कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, वो डायबोलिक ही था, जिसने अपने फेस के ऊपर पुलिस ऑफिसर का मास्क चढ़ा लिया था। और ऐसे एक और मर्तबा वो बहुत सारी ज्वेलरी चुराने में कामयाब हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डायबोलिक उन सभी लड़कियों से उनकी पहनी हुई ज्वेलरी उतरवा लेता है और उन्हें सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ये लड़कियां ये मॉडल्स एक होटल में जाती हैं। वहाँ जाते ही उनमें से एक लड़की जिनको नाम के ऑफिसर को कॉल करती है, वो उन्हें रिपोर्ट देती है कि उनका काम प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। यानी कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट के है कि जितना भी काम हुआ है ये पुलिस वालों ने ही प्लान बनाया हुआ था डायबोलिक को पकड़ने के लिए। ये सभी लड़कियां असल में एजेंट्स थी और जो ज्वेलरी वो डायबोलिक को इतनी आसानी से दे आई थी, उस ज्वेलरी पे ट्रैकर लगा था और अब उसी ट्रैकर का इस्तेमाल करते हुए जिनको यानी पुलिस ऑफिसर जो काफी अरसे से डायबोलिक के पीछे है, वो बड़ी आसानी से डायबोलिक के अड्डे का पता चलाकर उसे पकड़ना चाहता है। इस सारे प्लान से अनजान डायबोलिक एक पहाड़ी के पास पहुंचता है। एक बटन दबाने पे वो पहाड़ी किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है, जिसके अंदर वो और ईवा अपना ट्रक लेकर चले जाते हैं। अंदर आते ही इन्होंने अपना चोरी किया हुआ माल बाहर निकाला और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने में लग गए। जितना जेवर इस टाइम इनके पास था, इसके जरिए ये लोग अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही आराम से गुजार सकते थे। इसीलिए ईवा डायबोलिक से कहती है, अब क्यों ना हम एक लंबी ब्रेक पे चलें, लेकिन डायबोलिक इसके लिए मना कर देता है और ईवा से अपनी अगली चोरी का प्लान डिस्कस करने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी जीपीएस को ट्रैक करते हुए डायबोलिक के खुफिया अड्डे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ पर पहाड़ी देखकर ये लोग बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। जिनको यानी वो पुलिस ऑफिसर अब इस पहाड़ी को बम से उड़ाने का फैसला करते हैं और जैसे ही ये लोग यहाँ पे ब्लास्ट करते हैं तो इन्हें अंदर एक सुरंग दिखाई देती है, जिसकी दूसरी तरफ डायबोलिक था। सीसीटीवी कैमरा से डायबोलिक और ईवा भी पुलिस को अंदर आता देख चुके थे, इसीलिए वो अपने चोरी किया हुआ सारा सामान यही छोड़कर खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। और जब पुलिस यहाँ पहुँचती है तो उन्हें वो दोनों यहाँ नहीं मिलते, लेकिन जिनको को यहाँ वो खुफिया रास्ता दिखाई दे गया था जिससे ईवा और डायबोलिक यहाँ से निकले थे, वो भी उसी रास्ते से उनका पीछा करता है और उन्हें देख भी लेता है। इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती, ये लोग तेजी से भाग रहे थे, लेकिन तभी ईवा का पाँव एक चट्टान में फंस जाता है। डायबोलिक उसका पाँव निकालने की कोशिश तो करता, लेकिन इतने टाइम में पुलिस इनके करीब आती जा रही थी और तब डायबोलिक अपने ही पार्टनर ईवा को धोखा देते हुए उसे यहाँ पुलिस के लिए छोड़कर खुद अकेले ही भाग जाता है, जो चीज ईवा को दुखी कर देती है। ये सब पुलिस ने भी देख लिया था कि कैसे डायबोलिक ने ईवा को धोखा दिया। अब इससे पहले कि पुलिस ईवा को पकड़ती, ईवा भी यहाँ करीब ही नदी के अंदर छलांग लगाकर अपनी जान पुलिस से बचा लेती है। गिनीम, डायबोलिक और ईवा दोनों ही पुलिस के चंगुल से बच निकले, जिसकी वजह से जिनको बहुत ज्यादा उदास है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद डायबोलिक के इतने करीब आया था और फिर भी उसके हाथ से वो निकल गया।
खैर अब इनके हाथ डायबॉलिक की चुराई बेशकीमती चीजें लग जाती हैं। अरबों की ज्वेलरी, करोड़ों की पेंटिंग्स, गाड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या। इन सब चीजों को पुलिस अब अपने कब्जे में ले चुकी थी। यहीं पर जिंकू को एक शहर में बनी हुई बिल्डिंग का नक्शा मिला। वो समझ गया कि जरूर कि डायबॉलिक का एक दूसरा खुफिया अड्डा होगा। बिना वक्त है कि जिंकू उस बिल्डिंग में जाता है और वहाँ की तलाशी लेना शुरू कर देता है। पहले पहले तो उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर गलती से एक ऑफिसर का एक लीवर के ऊपर हाथ पड़ता है। लीवर के दबते ही वहाँ बेसमेंट की तरफ जाने वाला एक खुफिया रास्ता खुल गया। जिंकू और उसकी टीम उस जगह को गौर से चेक करते हैं। ये जगह एक लैब जैसी थी और यहाँ पर डायबॉलिक अपने लिए नकली मास्क बनाने का काम करता था, जिन्हें वो चोरी के दौरान इस्तेमाल करता होगा। इससे पहले कि पुलिस वाले यहाँ पे कुछ कहते, जिंकू सभी को यहाँ कोई भी चीज टच करने से मना कर देता है, क्योंकि वो जानता है जरूर डायबॉलिक यहाँ अगली चोरी से पहले आएगा। सीन कट होकर हम जिंकू की फियांसी को देखते हैं। वो इस शहर की मलका है। वो जिंकू से बहुत प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जिंकू से कहता है कि हम अभी शादी नहीं कर सकते। जब तक मैं डायबॉलिक को नहीं पकड़ लेता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर वो क्वीन चुप हो गई। वो जिंकू से कहती है, अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद मेरी पार्टी है, उसमें मैं बहुत कीमती हार पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम उस दिन मेरे साथ पार्टी में रहो ताकि उस नेकलेस को कोई चुरा न सके। सीन कट होकर हमें उसी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ डायबॉलिक ने मास्क बनाने वाली मशीन रखी थी। यहाँ पर बहुत से पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे। डायबॉलिक वहाँ पर माइक लगाकर सभी पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनना शुरू कर देता है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटीज चेंज कर रहे थे और अब ड्यूटी थी रोलर की। दूसरे पुलिस ऑफिसर के यहाँ से जाते ही डायबॉलिक बेसमेंट का दरवाजा खोल लेता है। बेसमेंट का दरवाजा खुलते ही ऑफिसर की भी नजर डायबॉलिक पे पड़ती है और वो गोलियों की बरसात शुरू कर देता है, लेकिन एक भी गोली डायबॉलिक को नहीं लगी, क्योंकि उनके दरमियान में एक मिरर की दीवार है। गोलियों की आवाज सुनते हुए सभी ऑफिसर्स अलर्ट होकर इस बेसमेंट में आ गए, जहाँ कर वो देखते हैं कि रोलर यानी उनका पुलिस ऑफिसर जमीन पे बेहोश पड़ा था और डायबॉलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन चुरा कर भाग चुका था। यह खबर जैसे ही जिंकू को मिलती है तो जिंकू अपने ऑफिसर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि कैसे डायबॉलिक उनके नाक के नीचे से अपनी मशीन लेके आ। अब अगले दिन जिंकू को हायर अथॉरिटीज बुलाती हैं। वो जिंकू से पूछते हैं कि अब आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी। अब ये लोग बातें ही कर रहे थे कि यहाँ इनको ईवा की कॉल आती है। ईवा जानती थी कि डायबॉलिक के साथ साथ पुलिस उसे भी ढूंढ रही है। वो पुलिस से कहती है, डायबॉलिक ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं डायबॉलिक को पकड़ने में आपका साथ दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे भी आप लोगों से कुछ चाहिए। डायबॉलिक को पकड़ने के बाद आप लोग मुझे आजाद कर देंगे, मेरे ऊपर लगे हुए सभी इल्जामात खत्म कर दिए जाएंगे और साथ ही आप लोग मुझे सही सलामत एक दूसरी कंट्री में सेटल भी करेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद इवान से कहती है, मैं आप लोग को फैसला करने का सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ। ये कहते ही वो फोन बंद कर देती है। हायर अथॉरिटीज को इवा का ये आइडिया पसंद आया। उन्होंने जिंकू को इसी आइडिया पे काम करने के लिए कहा, लेकिन जिंकू इस बात पे एग्री नहीं था। वो डायबॉलिक के साथ साथ इवा को भी पकड़ना चाहता था। कुछ सोचते हुए वो इस ऑफिस से निकलकर अपने ऑफिस में चला जाता है। वहाँ अपनी टीम से मीटिंग करते हुए वो एक प्लान करता है कि जब अगले आधे घंटे बाद मुझे ईवा की कॉल आएगी तो मैं ईवा को बातों में उलझा कर रखूंगा। तुम लोग ईवा की लोकेशन ट्रैक करना और जाकर उसे गिरफ्तार कर लेना। जिंकू का बनाया प्लान बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। जैसे ही ईवा ने उसे कॉल की, उसने ईवा को बातों में लगा लिया और पीछे से पुलिस उसकी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच गई। लेकिन ईवा किसी खुफिया अड्डे से नहीं बल्कि एक नॉर्मल फोन बूथ से उन्हें कॉल कर रही थी। अब जैसे ही ये लोग ईवा को पकड़ने के लिए फोन बूथ में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं, क्योंकि ईवा फोन बूथ के बिल्कुल ठीक नीचे लगी सुरंग से भाग चुकी है। और ऐसे जिंकू का प्लान एक मर्तबा फिर फेल हो गया। यहाँ पुलिस स्टेशन में जितना भी पुलिस ने डायबॉलिक का चुराया हुआ सामान उठाया था, एक ऑफिसर नोटिस करती है कि उसमें से एक ब्रेसलेट गायब है। वही ब्रेसलेट जिसके अंदर ट्रैकर लगा था। वो जान गई थी कि जरूर ये ईवा के हाथ में ही होगा और इस चीज की खबर वो फौरन जिंकू को दे देती है, जिसका मतलब था कि ये लोग अभी भी ईवा की लोकेशन को ट्रेस करके उसे पकड़ सकते थे। इनका शक बिल्कुल ठीक था। ईवा ने वो ब्रेसलेट पहन रखा था, जिसकी मदद से वो लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं। एजेंट रोलर उसके पास पहुंचते ही उसके ऊपर बंदूक तान चुके थे। इससे पहले कि वो ईवा को गोली मार देता, ईवा उसके ऊपर ही हमला करते हुए उसकी बंदूक छीनकर यहाँ से उसी की गाड़ी में भाग जाती है। जब जिंकू लोकेशन तक पहुंचा तो तब तक ईवा वहाँ से जा चुकी थी। उन्होंने रोलर को जमीन पे गिरा हुआ पाया। रोलर बहुत खुश था कि उसने डायबॉलिक का चुराया हुआ ब्रेसलेट वापस हासिल कर लिया, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि यही ब्रेसलेट तो उसे बार बार ईवा तक ले जा रहा था। उसकी यही बेवकूफी उसकी जॉब का खतरा बन जाती है और उसे फील्ड पे जाने से मना कर दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिंकू का प्लान फेल होने पर और अथॉरिटीज की बात ना मानने की वजह से अथॉरिटीज उस पर बहुत गुस्सा हैं। वो उसे लास्ट वार्निंग देते हैं कि अगर उसने ईवा के साथ मिलकर काम ना किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जिंकू के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए उसने ईवा के साथ मिलने का फैसला कर लिया। वो अब ईवा के लिए अखबार के जरिए एक सीक्रेट मैसेज भिजवाता है, जिसे पढ़कर ईवा उसे कॉल करती है और शाम में ये लोग मिलने का प्लान बनाते हैं। ईवा यहाँ जिंकू को बताती है
कि डायबॉलिक किसी भी हाल में अपना चोरी का माल वापस हासिल करना चाहता है। इसलिए हमें अंडरवर्ल्ड में इस बात को फैला देना होगा कि पुलिस डायबॉलिक का चुराया हुआ सारा माल किसी सेफ जगह पर जा रही है। जरूर उसे लेने के लिए डायबॉलिक आएगा और तब हम डायबॉलिक को पकड़ लेंगे। इवा प्लान एक्सप्लेन करती है कि वो ये खबर अंडरवर्ल्ड में फैलाने के बाद बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियों के साथ एक वैन को निकालेंगे, लेकिन इस वैन में हम असली सोना नहीं रखेंगे। ये वैन सिर्फ डायबॉलिक को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगी। उसे लगेगा कि इसमें सोना है, इसीलिए वो उसे चुराने के लिए जरूर आएगा। इस वैन को हम एक सुरंग से गुजारेंगे और जैसे ही डायबॉलिक सुरंग तक पहुंचेगा हम उसे चारों तरफ से घेर देंगे। दूसरी तरफ असली सोने को हम एक खटारा सी वैन में किसी दूसरी जगह भेज देंगे। जिनको को ये आइडिया बहुत पसंद आया था और ये लोग इस आइडिया के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। उसने अब अपने अंडरकवर एजेंट की मदद से अंडरवर्ल्ड में ये बात फैला दी कि पुलिस चोरी का सारा माल किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाली है। जिसके बाद जिनको अपने फियांसे के पास गया और उसने अपने फियांसे से कहा, मुझे माफ करना लेकिन मैं पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। रही बात नेकलेस की, तो वो उसकी सिक्योरिटी के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर को भेज देगा। अब फाइनली वो दिन भी आ गया जिस दिन डायबॉलिक जिनको के हाथ लग जाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन ने भी अपने आप को तैयार कराने के लिए शहर की एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट अपने घर बुलाई। यहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस ऑफिसर्स को उनका प्लान समझाया जा रहा था। अब प्रॉब्लम यहाँ रही थी कि सभी मिशन पे जाएंगे तो असली माल वाली वैन कौन चलाएगा, जिसके जवाब में ऑफिसर रोलर कहते हैं कि ये काम मेरा है, मैं करूंगा। मैं अपनी पहली गलतियों का भी पछतावा करना चाहता हूँ। देखिएगा, मैं ये काम बहुत जिम्मेदारी से करूंगा। जिसके बाद लूट का सारा माल एक छोटी सी वैन में डाल दिया गया। ऑर्डर मिलते ही अब ये लोग नकली ट्रक को सिक्योरिटी के साथ बाहर निकाल देते हैं, जबकि दूसरी तरफ रोलर माल से भरा हुआ ट्रक दूसरे रास्ते पे लेकर निकल जाता है। प्लान के मुताबिक जब सभी गाड़ियां सुरंग के अंदर से गुजर रही थी तब अचानक सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। अचानक साइड से एक आदमी निकला। सबको लगा कि ये डायबॉलिक है। सबने धड़ाधड़ उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर दी, लेकिन ये तो सिर्फ एक मोम का पुतला था। सीन कट होकर हम क्वीन को देखते हैं जिसका नेकलेस भी चोरी हो चुका था। दूसरी तरफ रोलर भी उस माल वाली गाड़ी को हाईवे से उतारकर जंगल के रास्ते पे ले जाता है, जहाँ कुछ ही दूर जाने पे उसे एक लड़की मिलती है। ये दोनों मास्क उतारते हैं और सबसे बड़ी हकीकत हमें ये रिवील होती है कि वो लड़की, वो मेकअप आर्टिस्ट जो यहाँ रोलर को मिली है, वो कोई और नहीं बल्कि ईवा है, जिसने क्वीन का नेकलेस चुरा लिया है। और ऑफिसर रोलर भी असल में पुलिस नहीं बल्कि डायबॉलिक ही है। सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये सारा डायबॉलिक का बनाया हुआ प्लान था। उसने उस दिन जानबूझ के ईवा को पीछे छोड़ा था ताकि पुलिस को लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा की बातों पे यकीन कर ले। और उस दिन जिस दिन डायबॉलिक अपनी मास्क मशीन चुराने के लिए बेसमेंट में गया था, उस दिन उसने ऑफिसर रोलर को सच में मार डाला था। जिसके बाद उसने ऑफिसर रोलर का मास्क बनाया और खुद पहन गया। इतने दिन से वो शातिर चोर पुलिस के दरमियान में ही घूमता रहा और किसी को शक भी नहीं हुआ। डायबॉलिक ने अब अपना लूटा हुआ सारा माल दोबारा हासिल कर लिया था और ये जानकर जिनको को सबसे ज्यादा सदमा हुआ। ना उसके हाथ डायबॉलिक लगा और ना ही उसके हाथ आया सारा माल। साथ ही साथ उसने अपने फियांसे का बेशकीमती नेकलेस भी गवा दिया। यहाँ डायबॉलिक और ईवा अपनी चुराई हुई सारी दौलत लेकर एक दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए, जहाँ इन्होंने एक अच्छी लाइफ गुजारने का फैसला किया था। और इन दोनों को ही दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।